हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रायतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर आपको इस वीडियो में युग्मक स्थानांतरण इत्यादि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया को अध्ययन कराएंगे। पिछले वीडियो में आपको लैंगिक जनन और युग्मक के निर्माण, एक लिंगी द्विलिंगी जंतुओं और पौधों के बारे में अध्ययन कराया गया था। इस वीडियो में आपको सबसे पहले युग्मक स्थानांतरण के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट आप ध्यान दें, पिछले वीडियो में आपको युग्मक का निर्माण, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया बतलाई गई थी जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, और जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तब स्थानांतरण की क्रिया होती है। तो ये आपका हेडिंग है युग्मक स्थानांतरण। तो स्टूडेंट ध्यान दें, युग्मक स्थानांतरण, जब युग्मक का निर्माण हो जाता है, नर युग्मक मादा युग्मक का, तो दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो जुड़ने के लिए दोनों को पास आना आवश्यक होता है। तो जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है उसके बाद उसका युग्मन या जुड़ाव होता है। तो इस क्रिया के संदर्भ में युग्मन का स्थानांतरण होना आवश्यक होता है कि वह नर युग्मक किस तरह से स्थानांतरित होकर या चलकर मादा युग्मक के पास पहुंचता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट, युग्मक निर्माण के पश्चात जब युग्मक निर्मित हो जाता है तो दोनों युग्मक एक दूसरे के पास आते हैं जिससे निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके। तो निषेचन की क्रिया अर्थात दोनों नर और मादा युग्मक के जुड़ने की क्रिया होने के लिए एक दूसरे के पास आना आवश्यक होता है। निषेचन की क्रिया संपन्न होने के लिए युग्मक का स्थानांतरण होना आवश्यक होता है। ये स्टूडेंट आप ध्यान दें, देख रहे हैं कि निषेचन की क्रिया होने के लिए युग्मकों का आपस में जुड़ना आवश्यक है और जुड़ने के लिए युग्मकों का स्थानांतरण भी आवश्यक है कि वे एक दूसरे के नज़दीक आ सके, पास आ सके। इस पूरी क्रिया को आप कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। यहाँ स्टूडेंट ध्यान दें, नीचे अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दें कि नर और मादा युग्मकों में कौन गतिशील होता है, कौन चलनशील होता है। तो आप आंसर देंगे नर युग्मक। तो अधिकतर जीवों में नर युग्मक ही चलनशील होता है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है बहुविकल्पी में, तो इसे आप ध्यान दें। यहाँ आपका क्वेश्चन का मार्क लगा हुआ है कि नर युग्मक चलनशील होता है और इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब अब वो जल हो सकता है, वायु हो सकता है, किसी तरह से कहीं ना कहीं वो पहुँचे मादा के पास, तो वहीं माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, नर युग्मक चलनशील होता है। जब वो मादा युग्मक के पास पहुंचेगा तो उसे एक माध्यम की आवश्यकता होगी कि वह उस माध्यम के द्वारा ही मादा युग्मक के पास पहुंच सकता है या पहुंचता है। आप ध्यान दें, बीजी पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। जो ऐसे पौधे जिनमें बीज का निर्माण होता है, तो जब बीज का निर्माण होता है तो नर युग्मकों को मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए परागकण सहायक होता है। परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं और यह क्रिया परागण कहलाती है। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कि आप परागण से आप क्या समझते हैं। तो परागकण का वर्तिकाग्र ये आपका स्त्री केसर का एक भाग है। तो परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो स्टूडेंट परागण किसे कहते हैं, आपने अभी देखा और सुना। परागण वह क्रिया है जिसमें परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा पराग नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती है। अंड के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है
जहाँ पर निषेचन क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप देख रहे हैं निषेचन होने के लिए नर युग्मक का मादा युग्मक के पास पहुँचना आवश्यक होता है और जिस माध्यम से वो पहुँचता है उस क्रिया को लेकर युग्मक का स्थानांतरण कहलाता है। युग्मक का स्थानांतरण होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर स्टूडेंट नोट में आपको दिखाया गया कि अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में नर युग्मक का स्थानांतरण जल द्वारा होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन का मार्क्स दिया गया है कि शैवालों, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर युग्मक का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो आप आंसर देंगे जल द्वारा होता है। आगे आपका हेडिंग है निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों का जुड़ना निषेचन कहलाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, आपको लैंगिक जनन का टॉपिक बतलाया जा रहा है जो भाग 2 होगा। तो आपको बताया गया था कि लैंगिक जनन 3 चरणों में चलता है। एक आपका निषेचन के पहले, दूसरा आपका निषेचन और तीसरी प्रक्रिया निषेचन के बाद की। तो निषेचन के पहले की प्रक्रिया में युग्मक का निर्माण होना और युग्मक का स्थानांतरित होना वह सम्मिलित है। अब निषेचन हो रहा है, तो निषेचन की क्रिया किसे कहते हैं? अभी बताया गया आपको कि नर तथा मादा युग्मकों का जुड़ना निषेचन कहलाता है। निषेचन को युग्मक संलयन या सीनगैमी भी कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, सीनगैमी से आप क्या समझते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। तो सीनगैमी एक प्रकार का सत्य निषेचन है और सीनगैमी या निषेचन के जो परिणाम स्वरूप निर्मित होता है, बनता है, उसे आप क्या कहते हैं? जाइगोट। यहाँ देखिए, तो निषेचन या सीनगैमी के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। यह लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। अर्थात लैंगिक जनन की क्रिया में निषेचन होना आवश्यक होता है। अगर कहीं आपको पूछा जाए कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, तो स्टूडेंट आप एक महत्वपूर्ण आंसर देंगे कि लैंगिक जनन में निषेचन होना आवश्यक होता है, जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। नोट में आपको स्टूडेंट नोट में कुछ दिया जा रहा है, यहाँ देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट। कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, रोटीफर्स, छिपकलियों तथा पक्षी आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार की घटना अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। स्टूडेंट ध्यान दें, अभी बताया गया कि लैंगिक जनन की क्रिया में निषेचन होना आवश्यक होता है, किंतु कुछ जीव ऐसे हैं, उन जीवों के नाम जैसे मधुमक्खियां हैं, रोटीफर्स हैं, छिपकलियां हैं, कुछ पक्षी हैं। तो कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें नए जीव का निर्माण बिना निषेचन की ही क्रिया के फलस्वरूप हो जाता है, अर्थात उनमें निषेचन नहीं होता है। तो इस घटना को आप अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यह आपका शॉर्ट नोट के लिए, जैसे एक क्वेश्चन आपको बायो में मिलेगा, जीव विज्ञान में, कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए कि अनिषेक जनन पर टिप्पणी लिखिए, इस संदर्भ में यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला आपका है निषेचन। हम पढ़ रहे हैं निषेचन। निषेचन की परिभाषा आप देखें स्टूडेंट, और कुछ जीवों में निषेचन के बिना ही नया जीव बन जाता है। अब निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है या शरीर के बाहर, इस संदर्भ में निषेचन को आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो एक बाह्य निषेचन जब शरीर के बाहर होगा, और जब शरीर के अंदर होगा तो उसे आंतरिक निषेचन। तो यहाँ पर पहला हेडिंग आपको दिया जा रहा है स्टूडेंट, बाह्य निषेचन। तो आप देख रहे हैं, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है,
ध्यान दें स्टूडेंट, कोई जीव हो और उसमें निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो, शरीर के अंदर नहीं, तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और स्टूडेंट यह क्रिया आपको मुख्यतः मेढक और बौनी फिश में पाई जाती है। अर्थात मेढक और बौनी फिश ये ऐसे उदाहरण हैं जिनमें बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। स्टूडेंट आप देखे होंगे बरसात के दिनों में मेढक काफ़ी मात्रा में दिखलाई पड़ते हैं, तो उनका प्रजनन काल है स्पर्म और ओवा, नर मेढक द्वारा स्पर्म और मादा मेढक द्वारा ओवा, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक जल में छोड़ दिए जाते हैं और जल में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार मेढक एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बाह्य निषेचन की क्रिया के लिए उत्तरदायी है, या मेढक में बाह्य निषेचन की क्रिया संपन्न होती है जो शरीर के बाहर जल में होती है। दूसरा आपका हेडिंग है आंतरिक निषेचन। जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर के अंदर संपन्न होती है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, जब शरीर के अंदर निषेचन क्रिया होगी तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इस प्रकार का निषेचन कवक, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप ऐसे जंतु होते हैं जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। पक्षी, स्तनधारी स्टूडेंट आप जान ही रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड बियरिंग ऑर्गेनी, एवं अधिकतर पादप और अधिकतर पौधे जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो ये सब ऐसे जीव हैं, पौधों में आप कह सकते हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और जंतुओं में सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, ये सब ऐसे जीव हैं जिनमें निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है। तब इस क्रिया को आप आंतरिक निषेचन कहते हैं।